नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई नंबर 2 बुढ़ी काकी उनका आज हम स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10वीं की, उसमें दूसरे नंबर पर जो इकाई है कहानी है बुढ़ी काकी। उनका साहित्यिक प्रकार है कहानी और उनके कहानी के कहानीकार यानी कि रचयिता लेखक है प्रेमचंद। तो दोस्तों, हमें एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बूढ़ी काकी के रचयिता कौन है, तो हमें प्रेमचंद लिखना है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बूढ़ी काकी का साहित्यिक प्रकार कौन सा है, तो उसमें कहानी लिख देना है। तो सबसे पहले हम हिंदी जगत के जो जाने माने साहित्यकार है प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम संपूर्ण स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन यानी कि मृत्यु उनकी 1936 में हुई। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, हमारे क्या है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक में है, वो हमें जो रचयिता है कहानीकार है प्रेमचंद जी का विस्तार से परिचय हमें पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले टाइटल है, शीर्षक है बुढ़ी काकी। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है वो बुढ़ी काकी के आसपास घूमती फिरती है। इस कहानी में बुढ़ी काकी नाम का एक पात्र है। प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। जो हमारे समाज में जो वृद्ध की स्थिति है आजकल, ऐसे पात्र लेके बूढ़ी काकी के पात्र के माध्यम से वो हमारी ओर ध्यान उनका खींचा है कि उनका जीना किस प्रकार से होता है और समाज में उसे किस प्रकार से उन्हें उपेक्षित किया जाता है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है दोस्तों। अब ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम स्वाध्याय सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो देखिए, स्वाध्याय है उसमें जो सारा का सारा स्वाध्याय है उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। प्रश्न पहला, देखिए उसमें जे मूल प्रश्न है पहला मुख्य प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है दोस्तों, चाहे तो आप उसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला है, बुढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो उनका सही जवाब है पंडित बुद्धिराम। वो सही उत्तर है। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में राइट कर सकते हैं। उनका सही जवाब है वो ब है। दूसरा है, रूपा किसकी पत्नी थी? तो वो पंडित बुद्धिराम ड है, उसकी पत्नी है, तो वो सही वाक्य है। वो आप अपने पाठ्य पुस्तक में टिक मार्क कर देना। तीसरा है, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? उसका उत्तर आता है लाडली। सही उत्तर उनका है, तो क में आप राइट कर दो। उसके बाद चौथा है, बुढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? उसका उत्तर है रूपा। उनका सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मुख्य, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या करना है हमें? एक एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? उत्तर, जब बुढ़ी काकी को कोई बात कष्ट पहुंचाती या उन्हें खाना समय पर नहीं मिलता, तब वे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर रोती थी। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? उत्तर, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक यानी कि मंगनी सगाई के उत्सव में पुड़िया बन रही थी। तीसरा प्रश्न है, बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? उत्तर, बुढ़ी काकी को कड़ाह के पास जहाँ पुड़िया छन रही थी बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। चौथा प्रश्न, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? उत्तर, लाडली को अपने हिस्से की पुड़िया बुढ़ी काकी को खिलाने की खुशी और उत्सुकता के कारण नींद नहीं आ रही थी। पांचवा प्रश्न, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्तर,
उत्सव के दिन बुढ़ी काकी इस डर से नहीं रो रही थी कि कहीं रोने को अपशकुन मान लिया जाए और लोग बुरा न माने। छठा प्रश्न, बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्री थी? उत्तर, बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र केवल उनकी स्वाद इंद्री यानी कि जीभ थी। तो दोस्तों, आपको यदि नोट्स में लिखना है तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। एक बार जो स्क्रीन पर टच करेंगे तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा और अपनी असाइनमेंट बुक्स आप बनाते हैं उसमें लिख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेके 12वीं के बच्चों के लिए जो कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, भाषा के वीडियो में बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तीसरा प्रश्न है मुख्य, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? उत्तर, बुढ़ापे के कारण बूढ़ी काकी का रोना केवल साधारण रोना नहीं था, बल्कि उनका कोई अंग दुखता या घर के लोग उनके साथ रूखा व्यवहार करते अथवा भोजन का समय टल जाता और मात्रा कम मिलती, तब वे अपना दुख प्रकट करने के लिए गला फाड़कर रोती थी। दूसरा प्रश्न, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? उत्तर, लड़के अक्सर चिढ़ाने के लिए बूढ़ी काकी को काकी काकी कहकर आवाज देते थे। कुछ शरारती लड़के उन्हें चिमटी काट लेते थे और कुछ उन पर पानी छिड़क देते थे, जिससे अ, काकी झल्लाकर रोने लगती थी। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? उत्तर, जब काकी को पूड़ियों की महक आई तो उनकी कल्पना में गरम गरम फूली फूली और लाल लाल पूड़ियाँ तैरने लगी। उन्हें लगा कि पूड़ियाँ कितनी खस्ता और नरम होगी, जो मुंह में डालते ही घुल जाएंगी। चौथा प्रश्न, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? उत्तर, रूपा ने पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए काकी के पैर पकड़कर कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, भगवान से दुआ करो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। पांचवा प्रश्न, बुद्धिमान ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? उत्तर, बुद्धिराम ने काकी को बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए, बड़े बड़े वादे किए और उनकी खूब सेवा करने का झूठा दिलासा देकर काकी की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। संपत्ति हाथ में आते ही उसने काकी से मुंह मोड़ लिया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? उत्तर, रात के समय जब रूपा की आंख खुली तो उसने देखा कि बुढ़ी काकी जूठे पटलों के पास बैठी हुई मेहमानों द्वारा छोड़े गए पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसे आत्मग्लानि हुई कि जिस काकी की संपत्ति के बल पर आज वह समाज में नाम कमा रही है और उत्सव मना रही है, उसी काकी को आज पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस अमानवीय व्यवहार और अपनी निष्ठुरता को याद कर रूपा को गहरा पश्चाताप हुआ। दूसरा प्रश्न, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? उत्तर, तिलक के उत्सव के दिन जब भूखी बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से निकलकर कड़ाह के पास और बाद में मेहमानों के बैठने वाली जगह पर आ गई, तब रूपा और बुद्धिराम ने उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया। रूपा ने काकी को झिड़कते हुए दोनों हाथों से झकझोर कर कोठरी में धकेल दिया और बुद्धिराम ने उन्हें निर्दयता से पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि एक अंधी अपाहिज बुढ़िया के इस तरह सबके सामने आने से समाज में उनकी बदनामी होगी और उत्सव का रंग रंग फीका पड़ जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मनसूबे बंधे? उत्तर, पूड़ियों की महक पाते ही बूढ़ी काकी के मन में तरह तरह के मनसूबे यानी कि विचार बंधने लगे।
उन्होंने सोचा कि जब थाली सामने आएगी तो वे एक-एक करके आराम से खाएँगी। वे पहले कचौड़ी खाएँगी, फिर पूड़ियाँ। वे पूड़ियों को रायते में डुबो-डुबो कर खाएँगी। उन्होंने यह भी सोचा कि वे मेहमानों के सामने जल्दी नहीं मचाएँगी, बल्कि सब्र से बैठेंगी, ताकि कोई यह न कहे कि बुढ़िया को सब्र ही नहीं है। चौथा प्रश्न, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक के अनुसार बुढ़ापे में मनुष्य की शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक क्षमताएँ और अन्य इंद्रियाँ कमजोर हो जाती है, लेकिन जीने की और ख़ास तौर पर खाने-पीने की इच्छा यानी कि तृष्णा और अधिक तीव्र हो जाती है। बूढ़ी काकी के पास न तो कोई संपत्ति बची थी और न ही कोई सुध-बुध, लेकिन उनकी स्वाद इंद्रिय अभी भी अत्यधिक सक्रिय थी। जब व्यक्ति की बाकी सभी इच्छाएँ शांत हो जाती, तब भी तृष्णा, लोभ, लालसा बची रहती है। इसीलिए लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। पांचवा है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। पहला है, बुढ़ापा अब बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। उनका आशय यानी कि उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि बुढ़ापे में मनुष्य का स्वभाव और हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। जिस तरह बच्चा अपनी सुरक्षा, भोजन और इच्छाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है और बात न मानने पर रोने चिल्लाने लगता है, ठीक उसी तरह वृद्ध व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। बूढ़ी काकी का रोना, रूठना और केवल भोजन की इच्छा रखना उनके बचपन के इसी पुनरागमन को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उनका आशय यानी कि उत्तर है, बच्चे और बूढ़े स्वभाव से विपरीत छोर पर होते हैं। बच्चों में चंचलता और शरारतें होती है, जबकि बूढ़े शांत और एकांत प्रिय होते हैं। अक्सर बच्चे बूढ़ों की लाचारी या उनके अजीब व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं। इस कहानी में भी समाज के बच्चे बूढ़ी काकी को चिढ़ाने, चिमटी काटने और सताने में आनंद लेते हैं, जो उनके बीच के इसी स्वाभाविक विद्वेष यानी अकारण शत्रुता, दूरी को प्रकट करता है। उसके बाद है छठा, सूचनानुसार उत्तर लिखिए। सूचना जो दोस्तों हमें दी गई है उस प्रकार हमें लिखना है। तो पहला है, समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी आप तो जानते हैं, समान अर्थी यानी कि जो कोई भी शब्द होता है वो समान अर्थ प्रकट करता है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो दीनता, दीनता का क्या होता है? दरिद्रता, लाचारी, कंगाली, गरीबाई, इस प्रकार से होता है। वाटिका को हम बाग कहते हैं, उपवन कहते हैं, बगीचा कहते हैं, मधुवन कहते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द, जो शब्द विरोधी अर्थ प्रकट करता हो उसे हम विरोधी शब्द कहते हैं। तो प्रतिकूल तो के अनुकूल, सज्जन तो के दुर्जन, अनुराग तो के विराग, सुलभ तो के दुर्लभ, अशुकन तो के शुकन, दीर्घाहार तो के अल्पाहार, निर्लज्जता तो के सलज्जता यानी कि लज्जाशीलता, अपरिमित तो के परिमित। उसके बाद है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। जहाँ घटना बनी है वह जगह घटनास्थल कहलाता है। जीभ का स्वाद यानी रसास्वाद और स्वाद इंद्रिय भी कहते हैं। भूख से आतुर क्षुधातुर कहते हैं। धीरज की परीक्षा लेने वाली धैर्य परीक्षक कहते हैं। उसके बाद है चौथा, मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या कहा है, सबसे पहले हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं, उनका सबसे पहले हमें अर्थ बताना है, उसके बाद हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो देखिए, पहला है सब्जबाग दिखाना। तो उनका अर्थ होता है कि झूठे दिलासे देना या लालच देकर बहकाना। यदि अब हम वाक्य प्रयोग करें तो किस प्रकार से बनेगा? तो कि बुद्धिराम ने काकी को सब्जी बाग दिखाकर उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। दूसरा है आपे से बाहर होना। उनका अर्थ होता है कि अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग करें तो काकी को कड़ाह के पास देखकर रूपा आप आपे से बाहर हो गई। उबल पड़ना, उनका अर्थ होता है एकदम गुस्से में आ जाना। उनका वाक्य बनता है कि बच्चे की जिद देखकर माँ उबल पड़ी। छाती पर सवार होना, उनका अर्थ होता है सामने अड़े रहना या लगातार सिर पर सवार रहना। उनका वाक्य प्रयोग करेंगे, कर्जदार सुबह सुबह ही साहूकार की छाती पर सवार हो गया।
उसके बाद है नाक कटवाना, उनका अर्थ होता है कि इज्जत गंवाना या बदनामी कराना। उनको यदि वाक्य में बोले तो कहेंगे कि चोरी की आदत के कारण बेटे ने अपने पिता की नाक कटवा दी। उसके बाद है बेसित पैर की बात, यानी कि अर्थ होता है कि निरर्थक या बिना आधार की बात। उनका वाक्य प्रयोग करें तो रामू हमेशा पंचायत में बेसित पैर की बातें करता है। हृदय सन्न रह जाना, यानी कि अर्थ होता है गहरा आघात लगना या स्तब्ध हो जाना। वाक्य प्रयोग देखे कि काकी को झूठे पतल चाटते देख रूपा का हृदय सन्न रह गया। मुंह बाये फिरना, उनका अर्थ होता है कि लालायित रहना या किसी चीज के लिए तरसना। वाक्य प्रयोग करें हम, गरीब बच्चे भोजन की आस में मुंह बाये फिरते हैं। कलेजे में हुक सी उठना, उनका अर्थ होता है मन में गहरा दुख या टीस पैदा होना। वाक्य प्रयोग, अनाथ बच्चे को रोता देख देख मेरे कलेजे में हुक सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना, अर्थ दाने दाने को तरसना या घोर गरीबी आना। वाक्य प्रयोग देखिए हम, नौकरी छूट जाने के कारण श्याम के परिवार को रोटियों के लाले पड़ गए। आग हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। वाक्य प्रयोग, मेहमानों के सामने काकी को देखकर बुद्धिराम आग आग हो गया। जवाब दे चुकना, अर्थ होता है हिम्मत या शक्ति समाप्त हो जाना। वाक्य प्रयोग, बुढ़ापे के कारण अब काकी के पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना, अर्थ होता है कि दया आना या मन द्रवित होना। वाक्य बोलेंगे हम, भिखारी की हालत देखकर सेठ जी का कलेजा पसीज गया, यानी कि दया आ गई उसे। उसके बाद है पांचवा, संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों में क्या कहा है कि संधि हमें विच्छेद करना है, यानी कि छोड़ना है। गुजराती में हम कहे तो के संधि छोड़ो, यानी कि विच्छेद करना होता है। परमानंद, तो उनका मतलब होता है परम प्लस आनंद, यानी कि परमानंद होता है परमात्मा। परम प्लस आत्मा, परमात्मा परम प्लस आत्मा। अर्धांगिनी, अर्ध प्लस अंगिनी। स्वार्थानुकूलता, स्वार्थ प्लस अनुकूलता। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन। व्याकुल, वी प्लस आकुल। दीर्घाहार, दीर्घ प्लस आहार। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। कंठावरुद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध। क्षुधातुर, क्षुधा प्लस आतुर। कालांतर, काल प्लस अंतर। रक्षागार, रक्षा प्लस आगार। सदिच्छाए, सत प्लस इच्छाए। पुनरागमन, पुनः प्लस आगमन। दुर्गति, दुह प्लस गति। सम्मुख, सम प्लस मुख। उसके बाद छठा आखिरवा प्रश्न प्रश्न विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समास का हमें नाम लिखना है, विग्रह भी करना है। उसके बाद समास कौन सा है वो हमें बताना है। क्षुधातुर, क्षुधा यानी कि भूख से आतुर, वो तत्पुरुष समास है। सदी इच्छाएं, सत यानी कि अच्छी है जो इच्छा है उसे हम सदिच्छाएं कहते हैं, वह कर्मधारय समास है। क्षुधावर्धक, क्षुधा भूख को बढ़ाने वाला, तत्पुरुष समास है कर्म। उसके बाद रसास्वादन, रस का आस्वादन, तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बुद्धि का की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए भाषा के वीडियो में बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।